मित्रों, जय भारत, जय संविधान। काफ़ी दिनों बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। मित्रों, कुछ तो स्वास्थ्य के चलते ये आपसे संपर्क नहीं हो पाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्वलंत घटना पर आधारित है। जनसंदेश टाइम्स की खबर रही 31 अक्टूबर की। जनजाति समाज ने काशी कोतवाल के दरबार में दर्ज कराई प्राथमिकी और उसका सब हेडिंग है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए दोषी व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की प्रार्थना। निश्चित रूप से अगर यह धर्म का मामला है और कोई करे न करे, वर्तमान सरकार के संगठन इस कार्य को जरूर करती है, क्योंकि सरकार के पास जमीन पर कुछ कर दिखाने योग्य तो काम हुआ नहीं। लोग बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे गौड़ हो गए और 5 किलो अनाज पर निर्भर हो गए। तो यह एज यूजुअल इनके पास कुछ है नहीं, तो धर्म का मुद्दा जरूर लोगों के सामने ला देते हैं। मैं अखबार के जो कुछ हेडिंग है और जो मुख्य, मैं पहले उसको पढ़ना चाहता हूं आपके समक्ष। इसके शीर्षक के अंदर लिखा गया कि विपरीत परिस्थितियों में भी आदिकाल से सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करते हुए उसको बचाकर रखने वाले वनवासी, गिरिवासी और आदिवासी समाज, किंतु इनके अशिक्षित और अल्प शिक्षित होने के साथ ही भोलेपन तथा विकास से कोसों दूर होने का लाभ उठाकर धर्मांतरित, मतांतरित लोगों द्वारा इनके इस संवैधानिक सुविधा को हड़प कर कूट रचित तरीके से अभिलेखों में हेराफेरी कर इस समाज के साथ घोर आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। जनजाति समाज को प्राप्त होने वाले 90% सुविधाओं और नौकरियों पर इन 10% धर्मांतरित और मतांतरित लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण जनजाति समाज के युवा बेरोजगारी का शिकार होकर अनेकों अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे हैं। और यह भी आपको बता दें कि जनसंदेश टाइम्स दिनांक 31 अक्टूबर 2023 के वाराणसी 2 पेज पर फोटो सहित 4 कॉलम में छापा गया है। और आपको मालूम है, एक कॉलम 5 सेंटीमीटर इतना चौड़ा होता है और उसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर है। यह प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनजाति मोर्चा और जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने किया है। इसके ठीक एक दिन पहले की खबर में 13 जनपदों से लगभग 1200 जनजाति समाज के लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक और पूजा पाठ किया है। एक अखबार ने 1500 लिखा है, एक ने 1200 लिखा है। अब प्रश्न यह उठता है कि संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति है कौन? अनुसूचित जनजाति का पता तो होना चाहिए कौन है। इसका स्पष्ट जवाब संविधान के अनुच्छेद 366, 25 और 342 के तहत दिया गया, वहां परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अंदर
कहीं भी धर्म अथवा संप्रदाय का जिक्र नहीं है जिससे कहा जा सके कि अमुक संप्रदाय अथवा धर्म को मानने वाले ही अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत माने जाएंगे। संविधान के संविधान सभा में पास होने तक यानी कि 26 नवंबर 1949 तक कहीं भी अनुसूचित जात के लिए, मैं कह रहा हूं पार्टिकुलरली अनुसूचित जात के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए धर्म अथवा संप्रदाय की कोई बाध्यता नहीं थी और इनका भी परिभाषा 366(24) और अनुच्छेद 341 में स्पष्ट दी गई है। इन दोनों अनुच्छेदों को देखें, 366(24) और 341। इसमें शेड्यूल कास्ट के अंदर सम्मिलित की जाने वाले के बारे में बात की गई है। उस परिभाषा में कहीं भी धर्म या संप्रदाय का जिक्र नहीं है। लेकिन जब अनुसूचित जात आदेश शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 जारी किया गया तो उस समय अनुसूचित जात के लिए हिंदू धर्म की बाध्यता अनिवार्य कर दी गई, अर्थात अनुसूचित जात का दर्जा उन्हें ही दिया जाएगा जो हिंदू संप्रदाय से संबंधित है, उसमें किसी अन्य संप्रदाय का जिक्र नहीं है। बाद में अमेंड करते हुए 1956 में सिख संप्रदाय को सम्मिलित किया गया और 1990 में बौद्ध संप्रदाय को सम्मिलित किया गया। या हम कह सकते हैं हिंदू, सिख और बौद्ध मतावलंबियों के लिए ही अनुसूचित जात की मान्यता है। लेकिन आदिवासियों के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसी कोई बाध्यता या बॉन्डिंग नहीं लगाई गई है आज तक। अब देखा जाए तो आदिवासियों का जितना धर्मांतरण हिंदू धर्म के अंतर्गत हुआ उतना सिख और मुस्लिम संप्रदाय में नहीं हुआ। इवन ईसाई संप्रदाय में भी उतना नहीं हुआ है जितना कि हिंदू धर्म में हुआ है। आज आदिवासी हिंदू बन रहा है या बनाया जा रहा है, यह विषय बहस का हो सकता है, लेकिन आउटकम है कि वो हिंदू बन रहा है। और कौन है इसके पीछे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गायत्री परिवार जैसे अनेक हिंदूवादी संगठन इसके पीछे हैं। वो करते क्या हैं? वो इनकी बस्तियों में, इनके कबीले में रामचरितमानस, भागवत की कथा और छोटे मोटे कथाओं की तो बात ही छोड़िए। फिर गायत्री परिवार वाले अपने गायत्री परिवार का जो है पूरा करते हैं और आए दिन हिंदू तीज त्योहारों को पूरी तरह ग्लैमराइज करके उन बस्तियों में प्रचारित किया जाता है, उनका कार्यक्रम किया जाता है ताकि उन पे हिंदू मतावलंबियों का या हिंदू संप्रदाय के कर्म कांडों का प्रभाव पड़े। वो एक ग्लैमर क्रिएट होता है और इस ग्लैमर के वशीभूत होकर बहुत से लोग, जनजातीय लोग, हिंदू धर्म के भी देवी देवताओं को अपने देव स्थान में रखना शुरू कर दिया और इनको लोग हिंदू कहना शुरू कर दिए। हालांकि वो अपनी रूढ़ी से दूर नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो मुख्य धारा में आता चला गया यानी कि हिंदूकरण होता चला गया, वो अपने रीति रिवाज यानी रूढ़ी और परंपरा से भी दूर होता चला गया। वो अब हिंदू संप्रदाय का सदस्य बन गया है।
या मान लीजिए कि उसको हिंदू संप्रदाय का सदस्य मान लिया गया है। अब एक सवाल है जो अर्जी लगाई गई है, उसमें लिखा गया कि धर्मांतरित और मतांतरित लोगों को इस सुविधा से दूर किया जाए। तो प्रश्न तो ये है कि जो जनजाति हिंदू मतावलंबी के हो गए तो उनको भी क्या जनजाति माना जाए या ना माना जाए, उनकी सुविधा छीन ली जाए। लेकिन आप सुविधा कैसे छीनेंगे, यह एक प्रश्न उठा दिया गया है कि इनकी सुविधा छीन ली जाए। और ये सुविधा कैसे छीनी जाए, देखिए संवैधानिक तौर पे आप उनको वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये अमुक धर्म के या अमुक संप्रदाय के होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए आप संवैधानिक तरीके से उनको डिबार नहीं कर सकते इन सुविधाओं से। लेकिन जो ईसाई धर्म, आपको पता है कि मिशनरी अंग्रेजों के समय जब आए, ब्रिटिश में मिशनरी आए, तो उन लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, तत्कालीन भारत की कोई सुविधा लोगों तक नहीं पहुँचती थी, वहाँ उन लोगों ने सेवा कार्य करते हुए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सेवा कार्य करते हुए अपने चर्च की स्थापना की, अस्पतालों की स्थापना की, और एक तरह से उनके दिल में पैठ बनाई और उनको शिक्षित किया। साथ के साथ उनको क्रिश्चियन धर्म में या ईसाई धर्म में दीक्षित भी किया। इसमें कोई शंका नहीं है कि उनका धर्मांतरण हुआ। लेकिन उस धर्मांतरण के एवज में उनका लिविंग स्टैंडर्ड वो इम्प्रूव हुआ। और आप देखेंगे कि झारखंड साइड से, बिहार साइड से, उड़ीसा साइड से ज़्यादातर आदिवासी, इवन छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से ज़्यादातर आदिवासी जो सरकारी नौकरी में आए वो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। अब ईसाई में कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अब उनका हिंदूकरण हो रहा है। तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड बना, उसको देखते हुए भी जो ये संस्थाएं हैं, हिंदूवादी संस्थाएं हैं, इन लोगों ने गैर धर्मांतरित समुदाय और धर्मांतरित समुदाय, प्लेन लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जो आदिवासी, चाहे वो हिंदू हों या अपनी रूढ़ी को मानने वाले हों, ऐसे आदिवासियों के बीच और धर्म परिवर्तन आदिवासियों के बीच जो ईसाई या मुस्लिम बने हैं, इनके बीच एक धर्म का मसला खड़ा कर दिया गया, एक झगड़ा लगाया गया। उस झगड़ा लगाने के पीछे तारतम्य यह था कि अगर ये आपस में झगड़ते रहेंगे तो इनकी एकता यानी इनकी यूनिटी पर प्रभाव पड़ेगा और ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तब हम इनकी परिसंपत्तियों का, जो प्राकृतिक संपत्तियां इनके पैरों के नीचे दबी हुई है, उनका हम दोहन कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये आदिवासी संगठित रहते हैं तो उनको बराबर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अगर ये असंगठित रहेंगे तो ऐसा कोई संघर्ष का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। अब यह एक षड्यंत्र हो गया और मनुवादियों ने इस षड्यंत्र पर काम किया कि इनके बीच में जो बंधुता डेवलप थी आदिकाल से, वह टूटे। और इतना ही नहीं, इनकी पहचान को भी नेस्तनाबूद करने का कोशिश हुआ। और ये कोशिश कब से हुआ? भारत के आज़ाद होने के बाद। भारत के आज़ादी के पहले आदिवासियों के जो भी समुदाय थे, उनका जब जनगणना की गई, 1871 से जनगणना शुरू हुई है भारत के इतिहास में, और 1871 से लेकर 1881 में इनको आदिवासी धर्म लिखा गया।
1891 से 1921 तक इन्हें प्रकृति पूजक या एनिमिस्ट कहा, जीववादी लिखा गया। 1931 में आदिवासी धर्म और 1941 में जनजातीय धर्म लिखा गया। 1951 में अनुसूचित जनजाति के रूप में जनगणना प्रपत्र में इनका कोड बना था, लेकिन उसके बाद इनको अन्य कर दिया गया और अब अन्य से भी ये बाहर हो गए। जब ये अन्य हो जाते हैं तब अनुसूचित जनजाति की जनगणना में दिक्कत पैदा हो जाती है और शनय शनय इनकी संख्या कम होती जाती है। निश्चित रूप से मित्रों, जब जनजातियों की या किसी भी वर्ग की जनगणना में अगर उनके उस वर्ग के अनुसार जनगणना नहीं की जाएगी, जिसकी इस समय मांग चल रही है जातिगत जनगणना की, तो उनके लिए सरकारी योजनाओं में कोई जगह नहीं बनेगा। तो ये जो जातिगत जनगणना है, यह आपके अधिकार के रास्ते खोलने के लिए भी है, आपको अधिकार देने के लिए भी है, आपके लिए योजनाएं सरकार बनाए उसके लिए भी यह है। अब बात जनजातियों की करें तो यहां तक तो ठीक था, पता चल जाता था कि ये आदिवासी समुदाय है। अब अन्य में आदिवासी समुदाय की गिनती नहीं आती और ऐसा झगड़ा लगा लोगों के बीच में, इस तरह की भावनाएं पैदा करके कि आपका कबीला ठीक है, गोंडी, आप गोंडी रूढ़ी वाले हो, आपका गोंडी धर्म है, वो सरना रूढ़ी वाले सरना धर्म हो गया। इस तरह करके कहीं गोंडी, कहीं सरना, कहीं बिरसायत, कहीं मुंडारी, इस तरह के अनेकों रूढ़ियों को धर्म के रूप में आइडेंटिफाइड करने का काम जनजाति समाज ने शुरू कर दिया। वो ये भूल गए, इनको ये प्राउड होने लगा, जैसे जाति पर लोग प्राउड करने लगे, उसी तरह उस रूढ़ी को धर्म बना के प्राउड करने लगे कि हम सरना धर्म वाले, हम गोंडी धर्म वाले, हम मुंडारी वाले हैं, हम कुरुक वाले हैं। और इससे उनके अंदर की फ्रैटर्निटी पर धक्का लगा है, उनकी बंधुता पर ठेस पहुंची है, ये अलग अलग छिन्न भिन्न होने लगे। लेकिन जो जनजातीय बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने इस समस्या को समझा और अपनी पृथक पहचान के लिए उन लोगों ने आदिवासी धर्म के ऊपर सहमति बनाई है, ट्राइबल या ट्राइबल रिलीजियन पे सहमति बनाई है। लेकिन अभी भी झगड़े चल रहे हैं। और तो और जो इनकी रूढ़ी परंपरा रही, आदिकाल से चली आ रही है, उसको अब ये मनुवादी, फाशीवादी लोग सनातन के रूप में चिन्हित करते हुए अपने हिंदुइज्म के सनातन, जो कि भेदभाव करती है, हिंदुइज्म का सनातन बिना मनुस्मृति के वो सनातन नहीं है और मनुस्मृति का काल पहली शताब्दी के बाद लगा हुआ है। मनुस्मृति का काल पहली शताब्दी के बाद है। तो मित्रों, इस झगड़े में वो अपने हिंदू वाले सनातन को भी जस्टिफाइड करने में लगे हुए हैं। अब बात आ गई कि किसी का हक अधिकार मारने के ऊपर जो अर्जी लगाई गई है काशी कोतवाल के पास, काशी कोतवाल मतलब वहाँ काशी के भैरव, चूँकि वो कोतवाली परिसर भी था पहले का, तो उनको काशी कोतवाल बोला जाता है। और आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जिले का या आसपास के जिले का जब भी बनारस से गुजरता है तो काशी कोतवाल के दरबार में मत्था जरूर टेकता है। यह एक लोगों के बीच में आस्था या भय का केंद्र बन चुका है। विश्वास हो गया कि काशी कोतवाल का दर्शन नहीं करेंगे तो हमारा कार्यकाल बेहतर नहीं बनेगा और हमें परेशान होना पड़ेगा। लोग मत्था टेकते हैं, IAS हो चाहे IPS हो या और भी विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश में जहाँ ये सरकार आज काशी कोतवाल सरकार के नुमाइंदे मीन्स उनके संगठन के लोग या काशी कोतवाल के लिए जनजातियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनके अधिकारों का हनन धर्मावलंबियों द्वारा किया जा रहा है, धर्मांतरित मतावलंबियों द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पर अर्जी लगाई जा रही है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके अधिकार उत्तर प्रदेश में कोई ईसाई या कोई मुस्लिम या कोई सिख नहीं खत्म कर रहा है, उनके अधिकार ये शासन प्रशासन खत्म करने में लगी हुई है। 2017 से मित्रों, जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, 2019 से गोंड और खरवाड़ जनजातियों के जाति प्रमाण पत्र न के बराबर बना है, न के बराबर, आप ये जान सकते हैं। इतना ही नहीं, कास्ट स्क्रूटनी में जिला और मंडल लेवल पे ऐसे ऐसे हादसा पर निर्णय आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को किनारे करते हुए उनके पेशा, उनके रीति रिवाज, उनकी माइग्रेशन, इस तरह के अड़ंगे लगाते हुए और तो और अनुस्वार भेद नहीं भाई, गोंड लिखा है, GOND गोंड, आप गोंड हो, आपके डॉक्यूमेंट गोंड लिखा है, आप वो नहीं हो, हम आपको नहीं देते। जबकि शासनादेश स्पष्ट है कि अनुस्वार भेद नहीं कर सकते, गोंड 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 एक ही है। ऐसा उच्च न्यायालय का आदेश 2-2, 3-3 बार हो चुके हैं, माफ करिएगा। उसके बावजूद भी ये अड़ंगे लग रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी के रिपोर्टें बड़ी हास्यास्पद होती हैं। अनेकों केस उच्च न्यायालय और राज्य स्क्रूटनी कमेटी में लंबित पड़ी हुई है। यह स्थिति बनी हुई है। तो आपको जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो आप संवैधानिक लाभ कैसे ले सकते हैं? तो आपके अधिकार का हनन किसने किया? प्रशासन ने किया, जिला और मंडल प्रशासन ने किया। इस तरह से आपके ऊपर अत्याचार है। इतने ही नहीं, जो सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे जिसकी जहां बल्क में आ रहा है, वहां 40 से 60% वैकेंसी खाली रह जा रही है, वैकेंट रह जा रही है। क्या बोलते हैं कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, जबकि कैंडिडेट की कमी नहीं है, वो एक षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है। जिनके नौकरियां लग जा रही हैं, उनकी कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है। अगर आप परसू न करें तो 1 साल 1.5 साल तक कोई उसको सुनवाई नहीं होनी है। यह स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। और ये लोग धर्म की चाशनी चटाने के लिए काशी कोतवाल में अर्जी लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा के अखबार के इतने बड़े कॉलम में प्रस्तुत करा रहे हैं। निजीकरण कर दिया गया शिक्षा का, स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण। ये गरीब जनजाति समाज के लोग कहां पढ़ेंगे? आपने न्यूज़पेपरों में पढ़ा है, हजारों हजार स्कूल बंद कर दिए गए प्राइमरी स्तर के। सैकड़ों स्कूलों को निजी क्षेत्र में प्रबंधन के लिए दे दिया गया। मैं खुद सोनभद्र के कई गांवों में दौरा किया, जिस गांव में जिस स्तर तक का स्कूल है, बच्चे वहीं तक पढ़ रहे हैं। पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। जिन जंगलों की जमीनों को उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जोतती चली आ रही है, आज जंगल विभाग उनको बाहर कर रहा है वहां से।
और जनजाति संग्रहालय बनाने के लिए 4000 हेक्टेयर या 400 हेक्टेयर, जो भी हो सकता है, कुछ उड़ती खबर आई मेरे पास, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए ये मान लेते हैं कि 400 हेक्टेयर 400 हेक्टेयर की जमीन मिर्जापुर और सोनभद्र में ऑक्युपाइड की जा रही है। अगर 400 हेक्टेयर है और अगर किसी गांव में आप दे दें, बांट दें कुछ गांव में वो जमीन, या जहां पे आप ले रहे हैं, तो क्या उस गांव के मूलवासियों का भला नहीं हो सकता अगर 1-1 हेक्टेयर भी आप दे देते हैं? तो पिछली वीडियो में आपने देखा था उस महिला ने कैसे रो रो के कहा, हमें 5 किलो अनाज नहीं हो तो इतने चूहे मेरे खा जाते हैं, मुझे मेरी जमीन पर खेती करने दिया जाए, मैं इतना दान दे दूंगी। आपने देख, तो ये कौन अत्याचार कर रहा है? और अपने अत्याचार को छिपाने के लिए धर्म की चाशनी चटाई जा रही है। और एक किसके मार्फत चटाई जा रही है? इन्हीं जनजातियों के पिट्ठुओं द्वारा, जो सरकार के संगठन में है, चाहे वो आरएसएस में हो, चाहे बजरंग दल में हो, चाहे जनजाति मोर्चा में हो, कौन है वहां जो जनजाति के लोग पड़े हुए हैं, उनके द्वारा यह चाशनी चटाई जा रही है। मित्रों, इस वीडियो को आज आपके समक्ष लाने का उद्देश्य यही था कि आप इन फांसीवादियों के षड्यंत्र को समझें, क्योंकि विकास के नाम पर इन फांसीवादियों के पास आपके लिए कुछ है नहीं सिवा धर्म की चाशनी चटाने के लिए। और किसी ने कहा भी है कि राजा अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए जनता को धर्म और आस्था में उलझा देता है। तो जनजातियों द्वारा काशी विश्वनाथ का दर्शन और काशी कोतवाल के दरबार में प्रस्तुत अर्जी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। आशा है मित्रों, जनजाति समाज फांसीवादियों के इस हथकंडे को समझ सके और वह अपनी एकजुटता पर कायम रहते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी सवालों पर प्रश्न करती रहे और उनकी पूर्ति होने तक संघर्षशील बने रहे। जय भारत, जय संविधान, जय आदिवासी।